आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो थैलेसीमिया का पार्ट 2 मैं आपके साथ कंप्लीट करने जा रही हूँ। पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी उसमें थैलेसीमिया क्या है, टाइप्स क्या थी थैलेसीमिया की और अल्फ़ा थैलेसीमिया और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर मिस किया है तो इस वीडियो के लिंक से जाके आप वो क्लिक करके देख सकते हैं, वरना हेमाटोलॉजी वीडियोस या वीडियोस में भी जो है वो वीडियो अवेलेबल है, उधर से आप जो है वो थैलेसीमिया का पार्ट 1 जो है वो देख सकते हैं। पार्ट 2 में जैसा कि हम डिस्कस किया था कि थैलेसीमिया जो वो क्लासीफाई होता है दो टाइप्स में, अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। तो अल्फ़ा थैलेसीमिया ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, आज बीटा थैलेसीमिया को डिस्कस करके इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बीटा थैलेसीमिया क्या है। बीटा थैलेसीमिया क्या होता है? बीटा थैलेसीमिया जो है वो ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स है, यानी कि ये डिसऑर्डर जो है ये थ्रू इनहेरिटेंस जो है ट्रांसफ़र होगा। और ये किस तरह हो जाता है? ये तब बनता है जब थैलेसीमिया इस वजह से बनेगा या तो रेड्यूस या फिर एब्सेंट सिंथेसिस होगी बीटा चेन की ग्लोबिन हीमोग्लोबिन में, यानी कि जो ग्लोबिन पार्ट जैसा कि आपको पता है वो दो चेन से बनता है, अल्फ़ा चेन्स और बीटा चेन से। तो अगर बीटा चेन्स की सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो रही होगी या कम हो रही होगी या वो एब्सेंट होंगी तो उस सूरत में जो है वो बीटा थैलेसीमिया जो है वो होगा पेशेंट को, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बनेगी और जब हीमोग्लोबिन ब्लड में नहीं बनेगी तो उसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी बॉडी को और एनीमिया होगा। तो ये तो था बीटा थैलेसीमिया के। बीटा थैलेसीमिया आर ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स, दे आर फॉर्म ऑफ थैलेसीमिया caused by reduced or absent synthesis of beta chains of hemoglobin। अब बीटा थैलेसीमिया जो है ये किस तरह होता है? ये होता है कि जीन म्यूटेशन हो जाती है क्रोमोसोम 11 पे। जीन म्यूटेशन किसे बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं कि अगर कोई भी डीएनए सीक्वेंस है उसके अंदर कोई भी चेंज आ जाता है, या तो थ्रू इनहेरिटेंस या फिर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज या कुछ भी जो है, तो वो डीएनए सीक्वेंस को जो है वो चेंज कर देते हैं, तो उसमें जीन म्यूटेशन यानी कि जीन चेंज हो जाती है। तो उस वजह से जो है कोई भी डिफेक्ट होगा। तो बीटा थैलेसीमिया जो है वो क्रोमोसोम 11 पे जीन म्यूटेशन होने की वजह से होता है। अब नॉर्मल आप देखें, नॉर्मल जो है वो बीटा जो थैलेसीमिया होगा, नॉर्मल जो होती है हीमोग्लोबिन चेन, उसमें ग्लोबिन चेन जो है बीटा चेन जो है उसके दो सब यूनिट होते हैं और उन दो सब यूनिट्स में दो चेन्स मौजूद होती हैं। तो नॉर्मल जो है वो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा जैसे आपके सामने देखें लिखा हुआ है बीटा B/B। तो नॉर्मली जो है वो दो जीन्स मौजूद होंगी, लेकिन जब बीटा थैलेसीमिया होगा उसमें क्या चेंजेस आएंगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, क्योंकि फर्दर जो क्लासिफिकेशन है बीटा थैलेसीमिया को उसको समझने से पहले ये पॉइंट समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि बीटा प्लस थैलेसीमिया क्या है और बीटा नॉट थैलेसीमिया क्या है। अब नॉर्मली मैंने जैसे बताया, अगर आपको याद हो अल्फ़ा थैलेसीमिया का, तो अल्फ़ा थैलेसीमिया में बताया गया था कि नॉर्मल जो ग्लोबिन चेन होंगी उसमें दो अल्फ़ा सब यूनिट मौजूद होते हैं और दो बीटा सब यूनिट मौजूद होते हैं, और उन दो अल्फ़ा सब यूनिट में 4 जीन्स मौजूद होती हैं। लेकिन बीटा थैलेसीमिया में जो है वो बीटा चेन्स में जो है वो 2 जीन्स मौजूद होंगी। तो अब क्या होता है कि नॉर्मली जो है वो B/B जो है वो साइन है कि अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन बन रही है तो उसमें जो बीटा पार्ट होगा वो नॉर्मल B/B होगा। लेकिन बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा? आइदर जो है वो B+ थैलेसीमिया या B नॉट थैलेसीमिया, ये जो है ये चेन मौजूद होंगी ग्लोबिन चेन्स। तो अब बीटा प्लस थैलेसीमिया से क्या मुराद है? अगर ये ये जीन्स मौजूद होगी बीटा थैलेसीमिया में बीटा प्लस, तो इसका मतलब ये होगा कि बीटा ग्लोबिन चेन की जो है वो बहुत कम सिंथेसिस हो रही है, वो बहुत कम बन रहा है, यानी कि रेड्यूस सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, उसको हम हेट्रोजाइगस बोलेंगे। और जो बीटा नॉट थैलेसीमिया, इससे मुराद ये है बीटा नॉट अगर जीन म्यूटेशन होगी और जीन म्यूटेशन होने के बाद बीटा नॉट जो है वो मौजूद होगा या वो डायग्नोज होगा जीन्स, तो उसका मतलब ये है कि बिल्कुल एब्सेंट सिंथेसिस है बीटा ग्लोबिन चेन की। तो एब्सेंट सिंथेसिस होने की वजह से उसको हम होमोजाइगस बोलेंगे। अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा थैलेसीमिया क्या है।
अब जीनोटाइप की बेस पे ही, जो कि फर्दर मैं आपको दिखाने लगी हूँ चार्ट, सबसे पहले उसकी बेस पे ही बीटा थैलेसीमिया जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। और वो टाइप्स क्या हैं? जो सबसे पहली टाइप है उसको बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया माइनर या बीटा थैलेसीमिया ट्रेट। इसमें जीनोटाइप क्या होगा? इसमें देखें, जीनोटाइप आइदर क्या होगा, बीटा स्लैश बीटा प्लस, यानी कि बीटा स्लैश और बीटा प्लस। बीटा प्लस कौन सी थी? हेट्रोजाइगस, यानी कि रेड्यूस सिंथेसिस। या फिर होगा बीटा, एक चेन नॉर्मल होगी बिल्कुल, और एक चेन जो है वो होमोजाइगस होगी, बीटा नॉट। आप देख सकते हैं साइन भी। तो बी स्लैश बी प्लस या बी स्लैश बी नॉट, यानी कि एक चेन नॉर्मल होगी और एक चेन या तो वो हेट्रोजाइगस होगी या एक चेन नॉर्मल होगी और एक चेन जो वो होमोजाइगस होगी। इसमें क्लिनिकल सिविरिटी को साइलेंट बोला गया है। क्लिनिकल सिविरिटी साइलेंट इसलिए बोला गया है कि अगर बीटा थैलेसीमिया माइनर या बीटा थैलेसीमिया ट्रेट किसी भी पेशेंट को है तो वो मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई उसमें ख़ास सिम्टम्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसको साइलेंट बोला जाता है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन में सेकंड टाइप जो है वो बीटा थैलेसीमिया की, वो है बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया। अगर अब आप इसके जीनोटाइप पे गौर करें तो इसमें जो 2 ग्लोबिन चेन्स हैं वो दोनों जो है आइदर या तो वो हेट्रोजाइगस होंगी या फिर उनमें से एक जो है वो हेट्रोजाइगस होगी और एक चेन जो है वो होमोजाइगस होगी। इसकी वजह से जो क्लिनिकल सिविरिटी जो है उसमें, यानी कि मॉडरेट लेवल का जो है वो डिसऑर्डर या इन्फेक्शन या एनीमिया या सिम्टम्स जो है वो अपीयर होंगे, वो मॉडरेट लेवल के होंगे। और जो थर्ड टाइप है वो कौन सी है? वो है बीटा थैलेसीमिया मेजर। और बीटा थैलेसीमिया मेजर के अगर आप जीनोटाइप पे गौर करें तो आप देख सकते हैं कि उसमें जो है वो दोनों चेन्स जो हैं वो होमोजाइगस बन रही हैं। तो होमोजाइगस दोनों चेन होने की वजह से, यानी कि अब बिल्कुल वो एब्सेंट है, सिंथेसिस नहीं हो रही है ग्लोबिन चेन्स की, वो दोनों चेन्स ही एब्सेंट हो गई हैं। तो उस वजह से जो है वो काफ़ी सीवियर टाइप ऑफ एनीमिया होगा। और इस सूरत में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन ए जो है वो एब्सेंट हो जाती है और हीमोग्लोबिन एफ और हीमोग्लोबिन A2 जो है वो नॉर्मल बनते रहते हैं। अब मैं आपके साथ 1 बाय 1 बीटा थैलेसीमिया माइनर, इंटरमीडिएट और मेजर को डिस्कस करती हूँ कि इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं और लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस किस तरह हेल्प आउट करता है इनको डायग्नोस करने में। तो 1 बाय 1 जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बीटा थैलेसीमिया माइनर, या जिसको हम बीटा थैलेसीमिया ट्रेट भी बोलते हैं। जैसे भी जीनोटाइप से ही डिस्कस किया था कि हेट्रोजाइगोट होगी थैलेसीमिया जीन और यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है, माइल्ड पैलर कलर होगा लेकिन जॉइंटस नहीं होगा, कोई ग्रोथ इशू नहीं होगा, कोई स्केलेटल एब्नॉर्मलिटीज़ नहीं होंगी, स्प्लीनोमेगाली नहीं होगी और नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी। और अगर लैब डायग्नोसिस देखा जाए तो वो क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने बीटा थैलेसीमिया माइनर में क्या डिस्कस किया कि हेट्रोजाइगोट फॉर द थैलेसीमिया जीन, यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड पैलर, नो जॉइंटस, नो ग्रोथ रिटार्डेशन, नो स्केलेटल एब्नॉर्मलिटीज, नो स्प्लीनोमेगाली एंड नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसी वजह से इसको साइलेंट, क्लिनिकल सिविरिटी में इसको साइलेंट इसीलिए बोला गया था क्योंकि ये एक तो सिम्प्टोमेटिक होता है और दूसरा नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। तो अगर लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस देखा जाए उसमें क्या होगा वो देखते हैं। तो लैब डायग्नोसिस क्या शो करेगा? हीमोग्लोबिन जो होती है वो 10 to 12 ग्राम पर DL होगी। आरबीसी काउंट जो है वो यूजुअली 5.2 मिलियन से ज़्यादा होती है। और आरबीसी इंडिसेस जो है MCV, मीन सेल वॉल्यूम या मीन सेल हीमोग्लोबिन या मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये जो है ये नॉर्मल होंगे। और RDW रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ जो है वो नॉर्मल होगा। जो ये पॉइंट है ना कि RDW नॉर्मल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि बीटा थैलेसीमिया माइनर जो होता है वो कई दफ़ा जो है वो कंफ्यूज करता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से भी, कि पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या बीटा थैलेसीमिया माइनर है। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इजी वे में, यानी कि जल्दी डायग्नोस करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि RDW को देख लिया जाए। अगर तो पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा तो RDW ज़्यादा होगा, लेकिन बीटा थैलेसीमिया माइनर में जो है वो RDW जो है वो नॉर्मल होता है।
तो एक तरह से RDW जो है वो बहुत हेल्प आउट करता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि आइदर जो है वो पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या फिर उसको बीटा थैलेसीमिया माइनर है। और इसके बाद ब्लड फिल्म जो है वो शो करेगी एनिसोकोकुलोसाइटोसिस यानी कि साइज और शेप ऑफ आरबीसी जो है वो डिफ्रेंशिएट कर वो माइक्रोसिटिक हो सकते हैं। और शेप्स में क्या चेंजेस देखेंगे, टारगेट सेल देख सकते हैं, न्यूक्लिएटेड आरबीसी देख सकते हैं। एनआरबीसी का मतलब है न्यूक्लिएटेड आरबीसी। लेप्टोसाइट, बेजोफिलिक स्टिपलिंग या टीयर ड्रॉप सेल जो है ये दिखाई देंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं दिखाई देंगे, कम मिकदार में होंगे। इसके अलावा रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज होगी। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट जो है वो इंक्रीज रेजिस्टेंस टू हेमोलिसिस होगा। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं वो मैं आपके साथ किसी वीडियो में शेयर करूँगी, उसकी थ्योरी शेयर कर सकती हूँ, प्रैक्टिकल स्टोरी में नहीं शेयर कर सकती। बोन मैरो स्टडीज़ जो है वो शो करेंगी हाइपरप्लास्टिक एरिथ्रोपोइसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस में हीमोग्लोबिन ए जो है वो 90 से 93% होगा और हीमोग्लोबिन A2 जो है वो 3.6 से 8% होगा। तो ये तो था बीटा थैलेसीमिया माइनर। अब देखते हैं बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट में क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या डायग्नोसिस होता है। नेक्स्ट आता है बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट। इसमें क्या होता है कि इसमें एट दी बर्थ तो सिम्टम्स अपीयर नहीं होते हैं, लेकिन विद इन 2 ईयर जो है वो साइन एंड सिम्टम्स जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। उनमें क्या चीज़ें शामिल हैं, उसमें यह मॉडरेट पेलर होगा। यूजुअली जो हीमोग्लोबिन जो है वो 6 ग्राम पर DL से जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। एनीमिया जो है वो प्रेगनेंसी या इन्फेक्शन में जो है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है। इसके अलावा लेस ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट होते हैं। स्केलेटल चेंजेस आ जाएंगी, प्रोग्रेसिव स्प्लीनोमेगाली होगी, ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, लेकिन मेजर थैलेसीमिया के मुकाबले में लॉन्गर सर्वाइवल होगा। आयरन डेपोजिशन होगी लिवर पैरेन्काइमा सेल्स में। और अगर लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू बीटा थैलेसीमिया माइनर जो मेजर डिफरेंस होगा वो ये है कि RBC जो इंडिसेस हैं वो लो होंगे और RDW स्लाइटली हाई होगा और इसके अलावा बिलिरुबिन जो है वो हाई होगा। बाकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑलमोस्ट जो है वो जो ब्लड फिल्म शो करेगी वो तकरीबन दोनों की सेम ही होगी। अब आते हैं एंड पे, जो आखिरी टाइप है बीटा थैलेसीमिया मेजर जिसे कूलिस एनीमिया भी बोलते हैं, उसमें क्या चीज़ शामिल है। लास्ट है बीटा थैलेसीमिया मेजर जिसे हम कूलिस एनीमिया भी बोलते हैं। और अगर आपको जीनोटाइप याद हो तो इसकी जीनोटाइप जो थी वो होमोजाइगस थी, यानी कि एब्सेंट होगी सिंथेसिस बीटा चेन्स की, तो जिसकी वजह से ये जो है ये स्वेयर फॉर्म ऑफ एनीमिया भी होता है। तो इसमें क्या है, इसलिए भी इसको स्वेयर फॉर्म एनीमिया भी बोलेंगे क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो लेस देन 70 ग्राम पर DL होगी और क्लिनिकल फीचर्स में बोन डिफॉर्मिटी होगी, स्प्लीनोमेगाली होगी, बहुत ज़्यादा ऑस्टियोप्रोसिस होगी यानी कि बोन्स का ब्रेकडाउन होना, स्प्लीन का इंक्रीज़ होना, बोन्स की शेप जो है वो नॉर्मल नहीं होगी। इसके अलावा फंक्शन जिस बोन्स फंक्शन जो है वो अफेक्ट करेंगे। थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जॉइंटस होगा और वो जॉइंटस जो है वो हेमोलिटिक टाइप ऑफ जॉइंटस होगा। इसके अलावा अपीयरेंस में शॉर्ट स्टेचर होगा, लार्ज हेड होगा, डिलेड प्यूबरिटी होगी और इन्फेक्शन जो है लो इम्यूनिटी होने की वजह से बहुत जल्दी जो है वो इन्फेक्शन जो है वो कैच करेंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं कि होमोजाइगस बीटा थैलेसीमिया एनीमिया, हीमोग्लोबिन लेस देन 7 ग्राम पर DL, बोन डिफॉर्मिटी, मार्क्स, स्प्लीनोमेगाली, ऑस्टियोप्रोसिस, थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन, माइल्ड जॉइंटस ऑफ हेमोलिटिक टाइप, शॉर्ट स्टेचर, लार्ज हेड, डिलेड प्यूबरिटी एंड इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ अकॉर्डिंग टू लैब है वो हिमेटोलॉजिकल फाइंडिंग्स, यानी कि लैब रिजल्ट्स जो हैं वो क्या शो करेंगे इन केस ऑफ कूलिस एनीमिया। तो वो ये हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो 3 to 8 ग्राम पर DL होगी। RBC जो है वो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक होंगे। रेड सेल इंडिसेस यानी कि MCV, MCH और MCHC लो होगा। एनिसोसाइटोसिस और पाइकिलोसाइटोसिस ब्लड फिल्म में शो करेंगे जिनमें टारगेट सेल, बेसोफिलिक स्टिपलिंग, न्यूक्लिएटेड RBCs, टीयर ड्रॉप सेल, एरिथ्रोसाइट, फ्रेगमेंटेड रेड सेल्स और ओकेजनल हॉवल जेली बॉडीज जो हैं वो दिखाई देंगी। रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो लेस देन 2% होगा और सीरम फेरिटिन जो है वो बहुत ज़्यादा रेस्ड हो जाएगा। कई दफ़ा मोस्ट ऑफ द टाइम 1000 माइक्रोग्राम पर एल से ज़्यादा फेरिटिन लेवल होगा।
ट्रांसपेरेंट सेचुरेशन जो वो 55% रेज हो जाएगी। इसके अलावा टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, आयरन ओवरलोड ज़्यादा होगा और बोन मैरो जो है वो हाइपर सेलुलर शो करेगा। और इसके अलावा इरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया जो एमई रेशो है वो 1:1 से 1:2 होगी। तो ये तो था आज का लेक्चर जो कंप्लीट हुआ थैलेसीमिया का पार्ट 1 और पार्ट 2। आप आई होप कि आपको दोनों पार्ट्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे और आपके लिए अच्छे नोट्स भी होंगे और आपको ज़रूर ये नोट्स हेल्प आउट करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।